प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 9 के लिए हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट हमने प्रायद्वीपीय नदियों पर चर्चा कर रहे थे, जहाँ हमने नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अन्य नदियों पर चर्चा की। अच्छे से हमने इसको समझ लिया कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस नदी की क्या लंबाई होती है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में हम झीलों पर अध्ययन कर रहे हैं। कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, लेक्स कौन कौन सी है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज का टॉपिक होगा झीलें, लेक्स। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। तो कश्मीर घाटी में जो प्रसिद्ध डल झील है, वहाँ की प्रसिद्ध झील है, ये आपको ध्यान रखनी है। नाव वाले घरों तथा शिकारों से तो आप परिचित ही होंगे। यदि आप कश्मीर में गए हैं, कश्मीर आपने देखा है, विशेषकर श्रीनगर आपने देखा है, तो वहाँ डल झील में नाव वाले घर यानी वहाँ नाव युक्त घर होते हैं, और शिकारा यानी एक प्रकार से नाव होती है जिसको हम वहाँ शिकारा कहा जाता है। यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर वहाँ देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलें वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी व अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता। तो यदि हमें झीलें देखने को नहीं मिलती तो हमें पर्यटन का हम आनंद नहीं उठा सकते, तैराकी का आनंद नहीं उठा सकते, नौकायान का आनंद नहीं उठा सकते। तो ये जो झीलें होती हैं ये कहीं ना कहीं पर्यटन को आकर्षित करती हैं। यदि नहीं होती हैं तो फिर वहाँ पर्यटन का क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी झीलें अभी हम चर्चा करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट होती है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों को महत्वपूर्ण बताया गया है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है वहाँ झीलें कहते हैं। ठीक है, तो हम झीलों का जो निर्माण होता है, विशेषकर हम क्या जानते हैं कि झीलों का निर्माण किस तरह से होता है। तो पृथ्वी की सतह की गर्त जो होता है, यानी गर्त मतलब कोई इस तरह का भाग बन जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और यहाँ कोई गड्ढा बन गया, कोई इस तरह से गड्ढा बन गया, और वर्षा का जल या आसपास का जल इस गड्ढे में आकर एकत्रित हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, झीलें कहेंगे। तो जल के जमा होने से उसे हम क्या कहेंगे, झीलें कहेंगे। क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार से कौन कौन सी झीलें हैं, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। इन्हें अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें कहते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की झीलें होती हैं। एक झीलें तो वह होती हैं जो, अधिकतर झीलें ऐसी होती हैं जो स्थायी हैं, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है, और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, उसके बाद वो झीलें सूख जाती हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ़ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। मतलब जो बर्फीली क्षेत्र की झीलें होती हैं, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र होता है, उसके द्वारा जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, यानी जल जो होता है, वो उन झीलों में आता रहता है, या जो शिलाखंड होते हैं या जो हिमानी होती है वो वहाँ आकर जम जाती हैं और धीरे धीरे पानी का रूप ग्रहण करती है, और उसके कारण वहाँ पर झीलें बन जाती हैं। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होता है। ठीक है, तो कुछ झीलें जो होती है जो हिमानी के द्वारा बनती है, जो बर्फ़, बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं उनके द्वारा झीलों का निर्माण होता है, और कुछ झीलें होती हैं जो वायु के द्वारा, नदियों के द्वारा या मानव के क्रियाकलाप के द्वारा वो झीलें बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती है।
ठीक है, गोकुल झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। ठीक है, तो कोलेरू झील है गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोलेरू झील, तो भारत के मानचित्र में आप देखेंगे कि साहब कोलेरू झील कहाँ पर है। ठीक है, कोलेरू झील होगी। पुलिकट झील देखनी है, चिल्का झील देखनी है आपको, ये झीलें कहाँ स्थित है। अंतर्देशीय भाग वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, उदाहरण के लिए राजस्थान के सांबर झील। देखिए, अंतर्देशीय मतलब क्या होता है, जो देश के आंतरिक भागों में होती हैं। ठीक है, जैसे किसी राज्य में कोई झील का निर्माण हो गया, तो ऐसी झीलें क्या होती हैं, मौसमी झीलें होती हैं, जिनमें वर्षा के समय पानी आता है या जल एकत्रित होता है। राजस्थान की सांबर झील जो एक लवणीय झील है, ठीक है, यहाँ से नमक प्राप्त होता है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये कैसी झील होगी, अंतर्देशीय झीलें हो गई। ठीक है, कौन सी झील आ गई, सांबर झील, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हुई होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये तब बनी होती है जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, बाद में हिम पिघलने से भर गई हो, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद हो गए हों। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, वुलर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। तो आपको ध्यान रखना है मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, डल झील, भीमताल, नैनीताल, ठीक है, लोकताक, बड़ा पानी, ये कुछ मीठे पानी की अन्य झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोबिंद सागर, ये भाखड़ा नागल परियोजना आप पढ़ेंगे कक्षा 10 में, वहाँ पर ये एक प्रकार से मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। तो झीलें देखिए हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, झीलों से क्या होता है। तो झीलों से देखिए होता क्या है दोस्तों, एक तो ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ जो बाढ़ आती है उसको रोकने में सहायक होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो इन झीलों में चला जाता है। और सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। तो जो स्टोरेज होता है पानी, उससे हम सिंचाई कर लेते हैं यदि वहाँ कभी सूखे की समस्या होती है तो। ये हमें देखने को मिलता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान भी करती है। तो हम देखते हैं कि झीलों के किनारे पर्यटन क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, और इन पर्यटन क्षेत्रों विकसित हो जाने के कारण काफ़ी सैलानी जो है वहाँ पर आते हैं। ठीक है, पर्यटन के स्पॉट बनते हैं और जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से झीलें जो होती है वो महत्वपूर्ण होती हैं, मानव के लिए भी उपयोगी होती है और पर्यटन के लिए, सरकार के लिए आमदनी का एक जरिया भी बन जाती है। तो झीलों से हमारी किस प्रकार अर्थव्यवस्था चलती है उसको हम आज देख लेते हैं। तो झीलें प्लस नदियों से हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार महत्व रखती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों, ठीक है, ये आदिवासियों होगा, आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। देखिए हाँ, ये लिखा हुआ है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। जो अधिवास में निवास करते हैं आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये गांव बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य की उन शहरों की सूची बनाइए, तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या आजीविका जो है वो कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसी जो नदियाँ होती हैं, नदियों के कारण हम जो किसान भाई लोग हैं वो किसान भाई लोग क्या करते हैं, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, नौ संचालन के लिए, उनके लिए जो नदी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब नदी में प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ रहा है हम उसको भी देख लेते हैं। नदी जो है वो जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यानी हम जल को घरेलू रूप में उपयोग में ला रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में जल को प्रयोग में ला रहे हैं और कृषि में बढ़ती मांग के कारण जब हम जल की गुणवत्ता को जांचते हैं, जल की गुणवत्ता को हम प्राप्त करते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट हम अवशिष्ट के रूप में उन नदियों में बहा देते हैं, जिसके माध्यम से हमारी नदी जो होती है वो प्रदूषित होना प्रारंभ हो जाती है। नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। ठीक है, तो जल को हम घरेलू रूप में प्रयोग कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग कर रहे हैं, कृषि कार्यों में प्रयोग करने के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और हम अधिकांश मात्रा में नदियों का जल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यानी क्या होता है, परिष्कृत कचरा जो होता है वो हमें नहीं मिलता, बल्कि हम जो भी वेस्टेज होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, हम उसको नदी में फेंक देते हैं। चाहे पॉलीथीन युक्त हो या उसमें कुछ अन्य सामग्री हो, वो सब हम कुछ क्या कर देते हैं, जल में डाल देते हैं या नदी में डाल देते हैं। या उद्योगों का जो प्रदूषण होता है, विषैला जो जल होता है, पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, वो भी कहाँ डाल देते हैं, हम जल में डाल देते हैं और नदी में वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण के कारण क्षमता को प्रभावित करता है। तो जल की गुणवत्ता को समाप्त तो करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, जो उसका स्वच्छ ऑटोमेटिक जो नदी स्वच्छ होती रहती है उसको भी धीरे धीरे उस क्षमता को समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो समुचित जल प्रवाह गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े क्षेत्रों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, ऐसी नदियां जो हैं यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, नदियों में डाल देते हैं। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल के से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल से मानव का जीवन, इस विषय में विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता माध्यम से आयोजन हम कर सकते हैं कि नदियों का जल हम किस प्रकार स्वच्छ बना सकते हैं या नदियों के जल को हम किस प्रकार स्वच्छ रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त हुआ और आपका जो चैप्टर है वो भी आप समाप्त हो गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।